आज की इस क्लास में एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? तो अपना पेन पेपर निकालिए। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ये, पेन पेपर निकालो अपना। पहले क्वेश्चन को समझिए। एक कमोडिटी है, उस कमोडिटी का जो प्राइस है दैट इज इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20 रुपीज, 10 to 12 रुपीज, ठीक है। एक कमोडिटी का प्राइस 10 से 12 रुपए बढ़ गया और इस कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज -0.5, ठीक है। और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी ना, क्वांटिटी डिमांडेड वाज, जब वाज लिखा है तो मतलब थी, ठीक है। कितनी थी? 500 यूनिट्स, ठीक है। तो उसने पूछा है अब कितनी होगी, व्हाट इट विल बी नाउ। निकालो और मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट से। प्राइस बढ़ गया 10 से 12 रुपए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -0.5, क्वांटिटी डिमांडेड 500 यूनिट थी, अभी कितनी होगी? नून सेशन वाज ऑसम, थैंक यू हिना माथुर जी। सुरेंद्र जी देखिए, तीन चार चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। देखिए मैं इस स्लाइड पर भी लिख देती हूँ। एक तो जो मैंने आपको कंटेंट करवाया सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो ठीक है। जो भी आपको कंटेंट सिलेबस करवाया, पूरा सिलेबस की एक एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको मिस नहीं करनी। जो क्लास आपको कंटेंट सेशन में रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड की गई है या जो लाइव में है, दोनों क्लासेस। दूसरी चीज है आपकी वीकली क्विज। में वीकली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं ये चुनकर बनाए जाते हैं, बड़े ढूंढ ढूंढ कर। तो ये वीकली क्विज आई होप कि आप सब देखते हो, ठीक है। आज की वीकली क्विज अपलोड हो चुकी है और होपफुली आप सबने दी होगी। मैं टेलीग्राम पर इसके रिजल्ट्स भी शेयर करती रहती हूँ। वीकली क्विज के लास्ट वाले रिजल्ट्स मैंने शेयर किए थे, ये आप सबको करनी है। और इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरे यूट्यूब सेशन देखने हैं, ठीक है। कल इस सेकंड वाली क्विज का लाइव होगा। कुछ भी इसमें मिस नहीं करना आपको। अगर मतलब अब से लेके एग्जाम तक आपकी मान लीजिए 30 वीकली क्विज होती है, तो आपको वो 30 के 30 वीकली क्विज के जो एक्सप्लेनेशन सेशंस हैं वो भी देखने पड़ेंगे। और ये फीचर मैंने ऐड ऑन किया है आपके कोर्सेज में। ऐड ऑन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, ये फीचर्स आपको फीचर एकदम फ्री में दिया है वीकली क्विज का। और तीसरा जो इसका ऑप्शन, तीसरी जो चीज है पीवाई क्यूज। कौन से पीवाई क्यूज? देखिए, एक तो पीवाई क्यूज मैंने आपके कोर्स के कंटेंट में अपलोड किए हैं 2021, 22, 23 के। ये जो पीवाई क्यूज है ये है आपके जून 2023 तक के। इसमें आपको पीवाई क्यूज के आंसर्स और उनके सोल्यूशंस तक भी मैंने डाल दिए। आई होप कि आपने वो फाइल रीड कर ली होगी, नोटिस बोर्ड पे मैंने डाली है, ठीक है। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट भी मैंने अपलोड कर दिया। दूसरे पीवाई क्यूज जो इस बार आए हैं दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में, ठीक है, इसकी मैं एनालिसिस की वीडियोस ले रही हूँ। आज शाम को इसी यूनिट वाइज एनालिसिस मैं करवाऊंगी। आज शाम को आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस वीडियो मैंने ली थी, ठीक है, दिसंबर वाले एग्जाम की। ये आपको करना है। मतलब ये सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना के चलिए, क्यों नहीं एग्जाम क्लियर होगा। हम कोई रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं करने के लिए। और चौथी चीज और है, फोर्थ, जो मैं अभी आपको करवाऊंगी, दैट आर प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो मतलब ये चारों चीजें आपको लेके चलनी है और ये करनी है आपको। फाइन, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं किस किसने सही दिया। पोल नहीं दूंगी, सॉल्व करवाऊंगी। हाँ, आंसर बताओ मुझे फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 550 आया। और बताओ कोई 50, और कोई
अब एग्जाम में यही गलतियां करके आओगे। मुझे एक चीज बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कंसेप्ट इतने अच्छे से आपको समझाया है, उसके बाद भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं ना निकाल पा रहे, तो एग्जाम में भी तो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाओगे। देखो, लेट्स सी, ध्यान से समझो, अपना कॉपी पेन लो। मैंने आज सुबह के सेशन में भी कहा था, अपनी एक न्यूमेरिकल की अलग नोटबुक लगा लो। जो मैंने सुबह जो न्यूमेरिकल करवाए थे वो भी उस नोटबुक पर करो, और ये जो करवा रही हूँ वो भी उस नोटबुक पर करो। जब आप 8 से 10 न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे ना, तो जो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट न्यूमेरिकल। सेम न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आएगा नहीं, बट जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्जाम के न्यूमेरिकल समझ पाओगे आप लोग। ठीक है, अगर समझ लग गई तो करने डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ समझने डिफिकल्ट होते हैं। करना क्या है ये पता नहीं लगता हमको, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस, अलग से कॉपी लगाओ और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो मैं करवा रही हूँ कम से कम उतने तो करिए ही करिए। तो देखिए, अब यहाँ पे ये फार्मूला इलास्टिसिटी का होता है ना, ये वाला, दिस फार्मूला। तो अब उसने क्या, प्राइस जो है 10 से 12 बढ़ गया, तो यानी कि डेल्टा पी कितना है मेरा, 2 रुपीज है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसने -0.5 दी है, मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, देन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 500 यूनिट है। यानी कि ये चीज इनिशियल क्वांटिटी, दिस थिंग इज 500, और ये चीज मुझे पता नहीं है, मुझे निकालनी है, चेंज इन क्यों। ठीक है, एंड प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस लेके चलना होता है मुझे, 10। ठीक है, और यहाँ पे आपका -2 आएगा। -2 क्यों आएगा, वाई, बिकॉज 10 - 12 इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो अब ये चीज मुझे नहीं पता, डेल्टा क्यू नहीं पता, हाँ, बट मुझे ये पता है कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, कि जो इनिशियल क्वांटिटी है 500 माइनस जो नई क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्यू एन, यानी कि न्यू क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 500 इनिशियल क्वांटिटी माइनस क्यू एन जो मेरी नई क्वांटिटी है। मुझे बेसिकली ये पता करना है, व्हाट विल बी नाउ, मतलब मुझे नई क्वांटिटी का पता करना है। ठीक है ना, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, आराम से हो जाएगा। ये कट गया आपका, ये यहाँ पे कट गया आपका, और किसकी कटिंग हो रही है भाई, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से एंड 2 से, ये हो गया 500 माइनस क्यू एन, ये कितना हो गया 100, 100 को 50 आ गया। अब ऐसा करिए 50, एक एक स्टेप करके बता रही हूँ आपको। क्यू एन को इस साइड ले आइए, दैट इज न्यू क्वांटिटी। 500 माइनस 50, 450 इज योर आंसर। ये आंसर आया आपका, लगा समझ बात मेरा, इज इट क्लियर। हाँ, 450 आंसर है, बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो, हाँ, फिक्र मत करिए। हाँ, तभी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस के दबा कर सेशंस लगाएंगे, क्योंकि आप बहुत आगे चल रहे हो, मैंने पहले भी बताया। हमारा माइक्रो कंप्लीट भी हो चुका है, हम बाकियों से बहुत आगे हैं। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज, so price elasticity of demand for a bread, एक ब्रेड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.20 है। ठीक है, एंड इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड, if the price of bread
फेल्स बाय 10%, फेल्स बाय 10%, द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाय। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मैंने आपके नोटिस बोर्ड में ना एक पीडीएफ डाली है माइक्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जून 2023 तक के। उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। आपको जब भी टाइम लगे, दैट आप क्यों उस चीज पर रहते हो कि मतलब आपके पास इतना टाइम होता है, सारा दिन पड़ा होता है, आप डाउनलोड करिए उस फाइल को और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसमें 82 पेजेस की वो स्लाइड है, 40 से 50 क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज हैं, वो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़कर उनकी प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको नोटिस बोर्ड में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप खुद से ही चीजें नहीं करोगे ना तो मुश्किल है फिर काम, ठीक है। मतलब हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, भाई ये करना है, आपको ऐसे करना है, ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। यू हैव टू प्रैक्टिस द थिंग्स। और मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट भी सारा अपलोड कर दिया है। अब जब भी आपके पास टाइम होगा, फ्री बैठे होगे, तो आप अपना सारा बैकलॉग पुरानी वीडियोस कवर करिए और जो मैंने कंटेंट डाले हैं आपको वो पढ़िए अच्छे से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वाली जो फाइल डाली है, अच्छे से उसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? If the price of bread falls by 10% and quantity demanded will increase by dash. करते हैं सॉल्व, वही फार्मूला लगेगा। बस यहाँ पे ना आप इस तरह से लगाइए, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में उसने दिया ना, इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसे ही होता है फार्मूला। सो इट इज 0.20 इज इक्वल टू, ये पता करना है मुझे, है ना। जो चीज पता करनी मैं एक्स लगा लेती हूँ। प्राइस ऑफ ब्रेड कितना गिरा है? 10 गिरा है ना, 10%। तो कितना आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? इसको करोगे आप तो आपका 2 आ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अच्छा, एक रिलेशन और समझना है यहाँ पे। एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं कहूँ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या कम होगा? टेल मी, करवाया हुआ है आपको। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी 0.20 है एंड प्राइस जो है वो पहले से 10% कम हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में जाएगा? एदर इट विल बी इंक्रीज और इट विल बी डिक्रीज, बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर। रिकॉर्डिंग तो रहती है यार जोत कौर जी, हर एक क्लास की। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सोच लो। टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। चलो समझते हैं, लेट्स सी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है ना, तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। फिर हमने पढ़ा है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन होता है दैट इज पॉजिटिव। तो इस केस में ये रिलेशनशिप क्या आएगा फिर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, यानी कि अगर प्राइस कम हुआ है तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाँ, ये देखना, अब कॉस्ट से आइए। टोटल कॉस्ट इज गिवन एज 200 प्लस 5 क्यों। तो मुझे ना इसमें चार चीजें बताना। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, एंड एवरेज कॉस्ट क्या होगी। बता। फिक्स्ड कॉस्ट होगी आपकी 200, दिस। वेरिएबल कॉस्ट होगी जिसके साथ वेरिएबल है, दैट इज 5। एवरेज कॉस्ट क्या होगी आपकी, एवरेज कॉस्ट विल बी 200 plus 5q over q, that will become 200 divided by q plus 5. This will be your average cost. ठीक है। सो यू मस्ट नाउ फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है इक्वेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके नीचे करते हैं। मान लीजिए प्राइस ऑफ लेबर इज ₹10, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ कैपिटल इज 20, ठीक है, and if total cost is 100, find equation of isocost line। isocost line की इक्वेशन क्या होगी। तो ध्यान से समझिए मेरी बात। जो isocost लाइन होती है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, प्राइस ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल, दूसरा इनपुट जो भी है आपका कैपिटल, इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब प्राइस ऑफ लेबर 10L प्लस 20K इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 100। दिस इज द इक्वेशन ऑफ isocost लाइन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें यू मस्ट नाउ। हाँ, एक चीज ये जो है ना वेरिएबल कॉस्ट, ये 5 नहीं आएगी, 5Q आएगी आपकी। ठीक है, आगे देखिए। देखिए ये सेशन वैसे मैं एक एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ, आपका क्लास मेन 2 बजे हो चुका है। ठीक है, तो हम इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस अभी मैंने खत्म कर देना है। हाँ, देखना भी बड़ा ही अच्छा और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट ए इज -0.2, ठीक है, एंड इन, आप कहोगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में क्यों दे रखी होती है, क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए ये नेगेटिव में दी होती है। इज 0.-0.3, नहीं नहीं नहीं, मार्केट बी इज -3, ठीक है। सो ए प्राइस डिस्क्रिमिनेटर जो है वो कैसा प्राइस किसमें चार्ज करेगा, विल चार्ज, बताइए। सो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो प्राइस होता है वो उल्टा चार्ज किया जाए, यानी कि जिस मार्केट में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, मोनोपोली है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेटर है वो हमेशा उस मार्केट में कम प्राइस चार्ज करता है। इसके पीछे का रीजन भी हमने इलेबोरेट करके समझा।
सो अब इसका आंसर क्या आएगा कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेटर है ना, इलास्टिसिटी किसमें ज्यादा है, मार्केट बी में इलास्टिसिटी ज्यादा है, माइनस का साइन लेकर माइनस का साइन इसलिए कि नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। सो मार्केट बी जो है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो लोअर प्राइस इन मार्केट बी, या यू कैन से, और यू कैन से हायर प्राइस इन मार्केट ए, ठीक है, ये चीज। अब एक अलग सा कंसेप्ट है, देखना ये वाला। मान लो एज्यूम मार्केट शेयर, नया कंसेप्ट है, ठीक से समझना। मार्केट शेयर्स ऑफ फर्म्स आर 30, 30, 10, 10, 10 and 10%. So find फिर फिंडल इंडेक्स, फिर फिंडल इंडेक्स का फार्मूला होता है, ध्यान से समझ लो। फिर फिंडल इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा मार्केट शेयर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो मार्केट शेयर ये है आपके 30, 30, 10, 10, 10, 10, इनका स्क्वायर कर लो। 300, 900, 900, 100, 100, 100 एंड अगेन 100, ये आपका बन जाएगा 2200 इसका टोटल। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये फार्मूला है इसका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एज्यूम ए फर्म is producing 100 units of output, has average total cost of 200 rupees and average variable cost is rupees 150. Find total fixed cost, करना अब ये फाइंड, ये करो खुद सॉल्व, बताओ इसका आंसर क्या है आपका, बताओ पहले मुझे आप लोग। एक मैंने आज की क्विज में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन डाला था, टोटल कॉस्ट टीवीसी वाला, होपफुली शट डाउन वाला था कुछ, वो हम करेंगे उसका भी एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने आपको कहा। इसका बताइए मुझे आंसर। फिफ्टी, 50 नहीं है, देखो उसने आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है ना, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, ध्यान से समझो,
ये फार्मूला हमने किया हुआ है ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। तो अगर मुझे टीएफसी निकालना है, आई विल मल्टीप्लाई एएफसी बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मुझे पता है 100 यूनिट, बट मुझे एएफसी नहीं पता। अब एएफसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब एवरेज कॉस्ट ही होता है, दैट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ये आपको 200 दी हुई है और ये आपको 150 दी हुई है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, ये 50 आएगी। दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड थोड़ी ना है, गलत काम कर देते हो ना फिर आप, वही गलतियां। ये एएफसी है 50। तो अब टीएफसी निकालने के लिए अब क्या करोगे, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि क्वांटिटी 100 दी हुई है, तो ये 5000 आपका आंसर आएगा। ये आंसर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारे आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। जब हम वो करेंगे तब वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक फॉर्म है डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन आर QD is equal to 50 minus 3P एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम वाले एमपीपीएससी, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड 20 प्लस 3P, ठीक है। इफ फर्म्स डिमांड फंक्शन शिफ्टेड टू QD is equal to 68 minus 3P, then what is the initial and न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहा है अब उसने इसमें, देखो उसने ना आपको डिमांड फंक्शन भी दे रखा है और सप्लाई फंक्शन भी दे रखा है, और बाद में उसने कुछ समय बाद ना जो डिमांड फंक्शन है उसको शिफ्ट कर दिया, और फिर आपसे पूछा कि अब आप पहले जो पहले हमारा डिमांड फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस निकालिए, और जो बाद में डिमांड फंक्शन आया उसके अकॉर्डिंग भी इक्विलिब्रियम प्राइस निकालिए। बताइए क्या आंसर आएगा। सिंपल है, देखो डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन को इक्वल करो, 50 माइनस 3P इज इक्वल टू 20 प्लस 3P, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3P प्लस 3P दैट इज 6P, बच्चा यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू P। तो प्राइस मेरा आ गया 5, ठीक है। इनिशियल प्राइस मेरा कितना आ गया 5। अब न्यू कैसे निकालना है, न्यू कैसे निकालना है, बस डिमांड फंक्शन को चेंज कर दो, ये वाला ले लो 68 माइनस 3P, सप्लाई फंक्शन वही सेम है ना, देन 68 माइनस 20 इज इक्वल टू 6P, 30 40 60, 38 डिवाइड बाई 6P। तो ये समथिंग अबाउट 6.3, वही मतलब 6 के अबाउट ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये आंसर्स होंगे आपके, समझ गए, बताओ मुझे। ठीक है, 48 थोड़ी ना 68 है। अच्छा 48 है, 58 होगा। अच्छा समझ गई समझ गई, ठीक है। हाँ ठीक है 48 ही होगा, तो 8 आ जाएगा आंसर मेरा, ठीक है। वही मैं कहूँ पॉइंट में क्यों आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर।
कितने हो गए हमारे अब तक? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और लिखना। आपका एग्जाम एनालिसिस का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आज 2 बजे दोपहर को लिया था, उसमें भी मैंने 3-4 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखने में बड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स लगते हैं, बट जब हमने किए तो दैट आर नॉट दैट मच, है ना, ठीक थे, मतलब हो रहे थे सॉल्व, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो वो आप ज़रूर देखना और अपनी न्यूमेरिकल वाली नोटबुक में उसे नोट करना। मैंने आपको पढ़ाना है, क्लास लगानी है, आपको नोट्स देनी है, बट उसके बाद का काम सारा आपका है। आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, जो पीडीएफ्स में कंटेंट सेशन में डाल रही हूँ, नोटिस बोर्ड में डाल रही हूँ, उनकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। खाना कोई आपके सामने परोस कर रख सकता है, बट उसको खाना तो आपको ही पड़ेगा ना, दैट्स द सेम थिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन देखना, वैसे मेरा मन है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूं। मान लो एक कोई भी कंपनी है, एक कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। देन इट इज सेलिंग this output in a competitive market। competitive market का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन। एट ₹10 पर यूनिट, ठीक है। देन उसने कहा इट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹100 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ₹3। फाइंड इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। करके आओगे ये क्वेश्चन खुद? जी, मजा आ गया। दिस इज योर होमवर्क, खुद दिमाग लगाना अब क्या करना है इसमें, ठीक है। बाकी सारे मैंने करवा तो दिए हैं, अब इसका खुद दिमाग लगाना। फाइन। तो मंडे को मिलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। मैंने आपका सभी चीजें यहाँ पे लिख भी दी हुई हैं कि आपको अब हमारा माइक्रो का कंटेंट कंप्लीट हुआ, उसका वीकली क्विज, उसके पीवाई क्यूज प्रैक्टिस, उसके एमसीक्यूज, ठीक है। ये सब चीजें आपको मंडे तक अपना बैकलॉग कवर करना है सारा। पुराना कोई कंटेंट रहता है तो उसको कर लो, जिसने वीकली क्विज नहीं लाई वो लगा लो, वीकली क्विज के एक्सप्लेनेशन वाले सेशन देख लो, पीवाई क्यूज की जो फाइल भेजी है उसकी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम एनालिसिस वाले जो सेशंस लिए हैं वो देख लो, और ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस वाली क्लास, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपना बैकलॉग मंडे शाम तक कवर कर लो, और मंडे शाम को 7 बजे मिलेंगे। फाइन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट स्टार्ट करेंगे। नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपकी पोलिंग करवा रही हूँ, अभी करवाते हैं पोलिंग। वेट, जाइएगा नहीं, पोल करके जाइए। मुझे 2 यूनिट्स में बताना कौन सा शुरू करना है। इकोनोमेट्रिक्स, अगर मैं इकोनोमेट्रिक्स लिख रही हूँ दैट मीन्स इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है।
एक मिनट, तो पोल दे रही हूँ, चूज वन, ऑप्शन वन इज macroeconomics and option 2 is econometrics. तीस सेकेंड जी। जी होमवर्क है सुरेंद्र जी, आपका आंसर नहीं अभी बताऊंगी इसका। डिस्कशन से सॉल्व करना, देखना क्या क्या आ रहा है सबका आंसर। हाँ, 18 बच्चों ने अनअटेम्प्ट ही कर दिया, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया वोटिंग में। देखिए कैसे बच्चे हो यार आप लोग, मतलब 18 बच्चे ऐसे जिसने मुझे बताया ही नहीं है कि मैक्रो करें कि इकोनोमेट्रिक्स करें। अगर आप लोग नहीं बताओगे फिर मैं दूसरा यूनिट शुरू कर दूंगी, फिर आप लोग कहोगे कि नहीं ये नहीं करवाना था, ये करवाना था। 12 वोट्स आएंगे मैक्रो को और 10 वोट्स आएंगे इकोनोमेट्रिक्स को, नॉर्मली बराबर ही है। मैक्रो, चलो मैक्रो करवा देते हैं। मैं इकोनोमेट्रिक्स इसलिए कह रही थी बिकॉज द बहुत ज्यादा उसका काम है थोड़ा, है ना, तो बड़ी बड़ी चीजों को हम पहले खत्म कर लें, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। तो मैं बता देती हूँ इसका वैसे कैसे होगा, चलो देख ही लो, फिर रह जाएगा पेंडिंग। एक कंपनी दो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि जो मेरा आउटपुट है दैट इज एक्स या क्यू ले रहे हैं जिसको हम, वो 20 है। इट इज सेलिंग दिस आउटपुट इन ए कम्पिटेटिव मार्केट एट ₹10 पर यूनिट। तो वो ₹10 पर यूनिट पर बेच रही है, मतलब हर एक यूनिट, जब पर यूनिट की बात आ जाती है ना, सेल कर रही है, सेल करके वो क्या कमा रही है, रेवेन्यू कमा रही है, यानी कि उसका जो रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू वो 10 यूनिट है। अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ, एवरेज रेवेन्यू को क्यू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। दैट टोटल रेवेन्यू अगर मुझे निकालना हो, वैसे बता रही हूँ सभी चीजें, तो वो 200 आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। बट पर यूनिट रेवेन्यू यानी कि एवरेज रेवेन्यू मेरा 10 है। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स का फार्मूला क्या होता है बताइए। अब ये आप बता दीजिए, मैं सॉल्व करवा दूंगी। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड इकोनॉमिक प्रॉफिट्स? बिल्कुल सही, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये फार्मूला होता है प्रॉफिट्स का, है ना, दिस वन। तो टोटल रेवेन्यू मेरा 200 आ गया। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है, उसने ना टीएफसी दिया हुआ है 100, ध्यान से देखिए, और एवीसी दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसने 100 दी हुई है, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता ही नहीं है, तो कैसे निकालूंगी अब यहाँ से मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये है 3 और क्वांटिटी है मेरी 20, तो ये आ गई 60। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई मेरी 60। ठीक है, तो ये हो गई मेरी, कितनी हो गई, सॉरी 60, 160 टोटल कॉस्ट। ठीक है, 200 माइनस 160 विल बिकम 40, तो 40 रुपीज आर यूर इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। ठीक है, ये है इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। क्लियर? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू आर ऑल फाइन।
ओके, सो होपफुली आप तो आज हमारी न्यूमेरिकल्स की क्लास है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एक दो टॉपिक्स भी हैं हमारे जो रहते हैं, जैसे रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के या पीजीटी के एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो वो हम एक करेंगे। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप करेंगे, ठीक है। टेलर रूल, हाँ करवा देंगे ये। चलो मैं आपको अपना सभी बच्चे पेन पेपर निकाल लीजिए। सबसे पहले तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो कॉपी पेन निकाल लिया सभी ने। हम करें न्यूमेरिकल स्टार्ट। हाँ इशिका जी, मैं समझ गई। सो गला थोड़ा खराब है आज। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको थ्योरी टॉपिक्स आज नहीं पढ़ाऊंगी और शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स से। स्लाइड दिख रही है ना सबको? लिखिए क्वेश्चन। जीएनपी, एक मिनट। So the first question is GNP at market prices is equal to rupees 192,866 करोड़, ठीक है। देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की कंजम्पशन का मतलब बता दूंगी, डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी 13,371 CF। फिर आ गई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये आ गई आपकी 975 करोड़ की, ठीक है। आपको एनडीपी निकालना है मार्केट प्राइसेस पर, तो निकालिए, पहले ट्राई करिए खुद, देन आई विल एक्सप्लेन यू। आया कुछ समझ में? देखिए, सबसे पहले हमारे को जीएनपी दिया हुआ है, तो जी से एन कैसे बनाते हैं? अगर मुझे जीएनपी से एनएनपी बनाना है तो मैं क्या करूंगी? जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगी। यही फार्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना। इसमें से मैं 13,371 को माइनस कर दूंगी। अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है? एनडीपी निकालना है। एनएनपी से एनडीपी, अगर मुझे नेट से डोमेस्टिक बनाना होता है तो क्या रूल आपको बताया हुआ है नेट से डोमेस्टिक बनाने का, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर दो, है ना। एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से आप लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर दो, तो आपका ये जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्या आया आंसर सबका, बताइए मुझे। ये आंसर आना चाहिए आपका 178520। ये आ रहा है सबका आंसर? हर्षिका जी बिल्कुल सही। क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर। वही सिंपल फार्मूले हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए किए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। इफ अगर अमाउंट ऑफ 100 crore is invested
100 करोड़ की अमाउंट इन्वेस्ट कर दी गई इकोनॉमी में, ठीक है, एंड अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, देन फाइंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये निकालो क्या होगा भाई, इसका आंसर बताइए। देखिए अब ना मल्टीप्लायर से ये क्वेश्चन है, आपको एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी से आप आराम से मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाकर, है ना। 1/1 माइनस 0.8 दैट विल बी 1/0.2 दैट विल बी 10/2, तो मल्टीप्लायर मेरा 5 आ जाएगा। अब उसने इन्वेस्टमेंट दी हुई है, आपको इनकम पता करनी है, तो मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला होता है ना। तो के आपका 5 है यहाँ पे, ये आपको निकालना है, और ये आपको 100 दिया हुआ है, तो फिर इनकम में चेंज कितना आ जाएगा, 500, किस में आएगा, सीआर में, यानी कि करोड़ में। ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चंस ना आपको जैसे मैं जब सॉल्व करती हूँ तो बड़े इजी लगते होंगे, बट एग्जाम में आप यही क्वेश्चन गलत कराते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जो पीजीटी के एग्जाम्स हैं उसमें तो इतने ज्यादा ये क्वेश्चंस नहीं आते, कोई एक आधा ही आता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम आता है, ठीक है। तो बट ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट वालों के लिए, जो प्योरली नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। फाइन, अगला क्वेश्चन चले। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको गिवन दिया हुआ है C120 प्लस 0.4y, इन्वेस्टमेंट 100 दी हुई है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 56 दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता क्या करना है, इक्विलिब्रियम इनकम फाइंड करनी है आपको, ठीक है। ये फाइंड करना है आपको, तो करके कैसे करेंगे, देखिए दिस इज अ फार्मूला y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी। इक्वेशंस लिख लो अगर, तो आपको सिर्फ ये दोनों दिए हुए हैं, 2 सेक्टर मॉडल। अगर आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी दी है, 3 सेक्टर मॉडल। अगर आपको एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स भी दिए, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोल देते हैं, ऐसे ये 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस बनती हैं। तो अब यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट करो, देन 100, देन 56, ठीक है। y माइनस 0.4y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये करना है इसको कैलकुलेट। 220 में मैंने 56 प्लस कर दिए, 286 आएगा आई थिंक। नहीं 276, ये आ जाएगा 0.64 बाई 276, वाई आ जाएगा 276। तो हमको हाथ से ही कैलकुलेशंस करनी है क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलो ही नहीं है। ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करिए 6 6 का 36, 460 आ रहा है सबका, ये आंसर है आपका, ठीक है। क्लियर, अगला देखिए। आज आपको इस क्लास के बाद पर अभी हमारे 1-2 टॉपिक्स पड़े हैं, चलो तो मैक्रो की पीडीएफ उसके बाद ही अपलोड करूंगी। ओके तो ये देखना,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सेविंग फंक्शन जो है वो कॉरेस्पॉन्ड है टू द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ 5। ठीक है, इनमें से कौन सा एमपीसी पूछ रहा है, सेविंग फंक्शन जो है अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 होगा तो इनमें से कौन सा सेविंग फंक्शन सही होगा। ठीक है, देखना। पहला है आपका एस इज इक्वल टू -28 प्लस 0.25। दूसरा है आपका एस इज इक्वल टू -60 प्लस 0.205। तीसरा है एस इज इक्वल टू -75 प्लस 0.60। चौथा है आपका एस इज इक्वल टू -40 प्लस 0.75। ठीक है, बताओ सही जवाब क्या होगा। बी सही है, बी इज ए करेक्ट आंसर। तो मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसने 5 दिया है। ठीक है, यानी कि और आपको सेविंग फंक्शन से हम क्या निकालते हैं बताइए, सेविंग फंक्शन से हम एमपीएस निकालते हैं, है ना। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/एमपीएस। अगर मेरा मल्टीप्लायर 5 है तो मेरा एमपीएस कितना आएगा, 1/5 आएगा, है ना। तो 1/5 का मतलब अब इनमें से किस एमपीएस किस फंक्शन में एमपीएस की वैल्यू 0.20 है, इसमें है ये जो है ना। इसका अगर आप एमपीएस निकालेंगे, एमपीएस सिंपली डेरिवेशन है इसका, इसका एमपीएस निकालेंगे तो ये 0.20 होगा, है ना। यानी कि मल्टीप्लायर अगर 5 है तो आपका ये बी वाला एमपीएस सही। फाइन, अगला देखिए। कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.54 ठीक है ये। तो फाइंड कोरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन कौन सा आएगा बताइए। है कि नहीं नए से क्वेश्चंस, अजीब से क्वेश्चंस देखने में, बट है बहुत आसान। s इज इक्वल टू -20 प्लस 0.54 s इज इक्वल टू -20 प्लस 0.46 s इज इक्वल टू 20 प्लस 0.46 या s इज इक्वल टू 20 प्लस 0.54। क्या सही जवाब आएगा इसका। जी हाँ, हुआ कुछ। ये देखिए, एक फार्मूला आपको अगर याद हो हमने किया है, एमपीएस प्लस एमपीसी दैट आर इक्वल टू 1।
है ना। तो अब यहाँ से एमपीसी कितना निकल रहा है, 0.54, है ना। पुट करिए, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.54, तो ये कितना आ जाएगा, एमपीएस आ जाएगा आपका 0.46, है ना। तो इनमें से 46 दो का आ रहा है। हाउ यू कैन फाइंड की करेक्ट आंसर क्या है इसमें, कैसे पता चलेगा। ये है सेकंड वाला करेक्ट आंसर जिसमें -20 है। इसमें -20 क्यों, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम देखिए, अगर इसमें 20 है और इसमें -20 है, लेट्स सी, अगर दोनों में साइन सेम होते तो वो तो आपस में कट जाते इक्विलिब्रियम फाइंड करते वक्त। मान लो मैंने ऐसे लिखा है S इक्वल टू S, अगर इधर भी 20 अकेला है, इधर भी 20 के लिए, तो आपस में कट जाते हैं ना। अगर -20 +20 है ना, तो इस साइड पर आकर ये -20 बन जाएगा, कटेंगे नहीं, वो तो 0 बन जाएगा। अगर हम इसका 20 ले इसका भी 20, बात समझी होगी नहीं। इसका सही जवाब ये है, दैट इज द करेक्ट आंसर। कंजम्पशन फंक्शन की इंटरसेप्ट में 20 है, तो इसकी इंटरसेप्ट में इट विल बी -20। सेकंड इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। सी आपको दिया हुआ है 4 + 0.6y, फिर आपको दिया हुआ है 0.3y -20i -150 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको ISLM वाली क्लास में ना कल ही ये इक्वेशन समझाई थी। देन i इज इक्वल टू 80 - 5i, ये है। आपको मैच करना है इसको। IS फंक्शन कौन सा है, कंजम्पशन फंक्शन कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कौन सा है, एंड LM फंक्शन कौन सा है, ठीक है। ये मैच करना है आपको। करिएगा, कल ही आपको एक समझाया था चीज ये। लगा कुछ पता, ये देखिए, लेट्स सी। अब इसमें कंजम्पशन इनकम का, वी ऑल नो दैट थिंग, है ना। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। और आपको बताया गया था कल कि जो IS फंक्शन है, IS क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम में नेगेटिव रिलेशन बताता है ना। IS जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम में नेगेटिव रिलेशन बताता है। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी, दिस वुड बी IS इक्वेशन, और दिस वन वुड बी LM इक्वेशन, पॉजिटिव रिलेशन वाला।
ठीक है ना? ये देखिए, if I am developing my demand function like Q is equal to A minus BP like that, है ना? तो ये नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है क्वांटिटी में एंड प्राइस में। इसको मैं डिमांड फंक्शन बोल देती हूँ। और अगर मैं इक्वेशन बनाऊं ऐसे, एक दो और देख लो ना इक्वेशंस, तो ये सप्लाई फंक्शन है बिकॉज इसमें यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.3y अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, दिस विल बी 20i प्लस 150। नहीं, ये एल का बनेगा आपका, बिकॉज देर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर। दिस वुड बी फॉर ऑल एल। इस बुक में कई आंसर्स गलत दिए हुए हैं। दिस वुड बी फॉर एल। और ये वाली जो इक्वेशन है इसका देखिए, 0.3y अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, इट विल बी लाइक -20i प्लस 150। तो व्हेन आई एम सेइंग देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा, आईएस का फंक्शन बनेगा। ठीक हो गया, क्लियर है सबको? बताइए, यही चीज मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाई थी। ठीक है, सही है ना? क्या हुआ है, आप सागर कुमार जी हंस क्यों रहे हैं? अनिल जी, आपने कल आईएसएलएम वाला क्लास देखा है क्या? हैव यू वॉच्ड आईएसएलएम क्लास? हाँ, तो आप अनिल भैया जी एक बार ना कल का क्लास देखना आईएसएलएम मॉडल वाला, फिर ये आपसे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगला करते हैं। वही तभी नहीं आपको समझ में आया ना, अब कल का क्लास एक बार देखना आईएसएलएम का, जरूरी है वो देखना। ये हो गया, अगला चलते हैं। यू कांट रिलाई एनी बुक फॉर दिस पीवाईक्यूज। आपको एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी, बुक में तो बड़े आंसर गलत ही दिए होते हैं। एंड मैं तो शॉक्ड हूँ ये देखकर। मैंने आज इस बुक से, बुक का नाम मैं नहीं लूंगी, बट 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए और मतलब उनमें से 4-5 के आंसर इन्होंने गलत दिए हुए थे, गलत दे रखे थे आंसर। अच्छा, आगे देखना, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार इन सिंपल क्वेश्चन को ही बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते और मार्क्स चले जाते हैं। सेविंग फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है -3 प्लस 0.1y, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये फाइंड करना है आपको।
हो गया सॉल्व। ये देखिए सिंपल है। तो इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे। इट वुड बी -10 प्लस 0.2y इज इक्वल टू -3 प्लस 0.1y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा 0.2y माइनस 0.1y इज इक्वल टू -3 प्लस 10। ये आ जाएगा 0.1y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 को इससे डिवाइड कर दोगे, ये बन गया आपका 7/1 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपका 70 आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन 2018 में पूछे जाते थे। अब तो इन क्वेश्चंस का ट्रेंड कम हो गया, मैंने फिर भी आपको करवाया एक ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ISLM मॉडल से करते हैं। LM इक्वेशन आपको दिए, शायद मैंने क्विज में भी क्वेश्चन डाला था। 75 प्लस 10i, ठीक है। और IS की इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल टू 135 माइनस 20i, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। हुआ कुछ इसका, देखिए अगर मैं इसको इक्वल कर दूं दोनों को, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 10i प्लस 20i 135 माइनस 75 30i करना इसको। तो इंटरेस्ट तो मेरा आ गया यहाँ पे 2, है ना। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इनकम कितनी आएगी कि इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दो। 75 प्लस 20, तो ये 95 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को? इज इट फाइन? एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। लिखिए, ये आपको प्रीवियस ईयर का है, पिछले से पिछली बार आया था एग्जाम में। एमपीएस दिया हुआ है 0.25, ठीक है। और कहा है उसने इनिशियल इंक्रीज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, यानी कि ऑटोनॉमस स्पेंडिंग वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ठीक है। ऑटोनॉमस स्पेंडिंग किसकी होती है, कौन ऑटोनॉमस, इट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, पता है ना आपको, क्योंकि दैट डजंट डिपेंड अपॉन इनकम। जो प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, वो इंड्यूस्ड होता है। सो ये है आपका 100 रुपया, ठीक है। आपको फाइंड करना है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड इंक्रीज इन जीडीपी। ये है सब, ठीक है।
क्या आएगा करना इसे? लेट्स सी, देखिए फार्मूला लगाइए। पहले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फार्मूला क्या होता है, दैट इज के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अगर उसने एमपीएस दिया है तो 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है। ये आ गया 1/0.25। ठीक है, और ये आपका आ गया यहाँ पे 1/25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 4 आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब उसने क्या इंक्रीज इन जीडीपी भी निकालनी है, तो ये भी एक फार्मूला होता है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टी चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम डिवाइड बाय चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा 100 रुपये पुट कर दो। ठीक है, और मल्टीप्लायर की वैल्यू पुट कर दो जो कि 4 है, और इनकम आपका निकल आएगा यहाँ पे 400। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है, बताइए सबको।